हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी नेट एक्सपीरियंस का स्वागत है। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन 2022 के लिए, उनके लिए पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपरेशन करवाने के लिए डेली 3 बजे मैं लेके आती हूँ क्लासेस, जिसको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ओके, साथ ही अगर बात करें तो मस्ट है क्या, अगर आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ क्लास लेना है तो जो कॉमर्स का टेलीग्राम चैनल है उसको, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है फिलर फॉर्म का, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली वहाँ पे न्यू अपडेट जो भी आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी लिंक्स होती है किसकी क्लास की, वो वहाँ पे आपको सेंड की जाती है, प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे कंसिस्टेंसी के साथ आप क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पे क्लास ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 100% ऑफ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। 18 अप्रैल से जो पेपर फर्स्ट है उसका नया बैच शुरू हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करवाई जाती है, क्योंकि अभी 1 मंथ है रिमेनिंग। उसके अकॉर्डिंग पेपर फर्स्ट को भी आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे आपके लिए नया बैच 18 अप्रैल से स्टार्ट किया गया। ओके, साथ ही ये पूरा परफॉर्मा है जो क्लासेस लगती हैं डेली फिलर फॉर्म के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। 9 AM जीके की होती है, फिर 11 पेपर फर्स्ट की कॉन्सेप्ट वाइज होती है, 2 PM आपकी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं पेपर फर्स्ट की, ऑल यूनिट्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस PYQs, ठीक है। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं 3 बजे हमारी क्लास होती ही है डेली। उसके अलावा 9 PM फिर आपकी DI मैथ्स रीजनिंग, इसकी भी क्लास रहती है, जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो पेपर 2 की हिंदी है, हिस्ट्री है, संस्कृत है, इनकी भी तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल जो भी तैयारी कर रहे हैं किसके लिए, UGC नेट JRF 2022 के लिए, या फिर अपकमिंग दिसंबर के एग्जामिनेशन के लिए। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। जैसे अगर कॉमर्स की ही बात करें तो जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस ले रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं जो भी टॉपिक करवाती हूँ वो इस तरीके से करवाती हूँ, प्रैक्टिकली लेते हुए, कि उसमें से कोई भी टर्म आपके एग्ज़ाम में उठ के आ जाए, PYQ में कोई भी एग्ज़ाम में टर्म उठ के आ जाए जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, MCQ क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, राइट, उसमें तो आपको ये नहीं लगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए अगर आप नए हो तो मैं बोलूँगी जाके सबसे पहले प्लेलिस्ट में फिलर फॉर्म के कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाओ, फर्स्ट जो लेक्चर है वो जाके लगाओ, ठीक है। उसमें आपको पूरा बेसिक पता चलेगा कि क्या होता है UGC नेट, क्यों प्रिपरेशन करते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, और सिलेबस क्या है, किस तरीके से मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ, वो सब आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जो लास्ट 75 क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने कवर अप कराई है 3 यूनिट्स। कौन कौन सी, एक आपकी यूनिट फर्स्ट जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने उसमें आपको डिटेल में कवर अप करवाया है। उसके अलावा जो यूनिट नंबर 3 है व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स, और एक यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस व्यावसायिक वित्त, इन तीनों को मैंने आपको डिटेल में करवाया है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं की है इन यूनिट्स को कवर अप, वो जाके जो लास्ट 75 क्लासेस हैं उनको सीक्वेंस वाइज लगा सकते हैं। पहले यूनिट फर्स्ट कराई है, फिर यूनिट 3 कराई है, और फिर यूनिट 4 करवाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लासेस लगा सकते हो जो पीछे रह गई है, ठीक है। और अभी फिर जो 76 नंबर क्लास है ना, उससे मैंने स्टार्ट की है आपकी जो यूनिट नंबर 2 है, कौन सी बोलो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है, वो मैंने स्टार्ट कराई है कब से, 76 क्लास से, और आज है हमारी क्लास नंबर 85। तो अब तक हमारी जो अकाउंटिंग है वो चल रही है, ठीक है। अब देखिए एक जो ओवरव्यू है जो यूनिट 2 अकाउंटिंग का है वो देख लेते हैं कि कितना आपके सिलेबस में है और कितना अभी तक हमने किया है, ठीक है। तो चलिए बात करें अकाउंटिंग के सिलेबस की, तो हमने कुल मिला के 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया है किसको, अकाउंटिंग को, जिसमें से लास्ट क्लासेस में हमने कवर अप कर लिया है चैप्टर नंबर 1 को, जो कि बेसिक है अकाउंटिंग का, प्रिंसिपल्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, उनको हमने समझा था। आफ्टर दैट हमने स्टार्ट की है कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें जो आपका एक टॉपिक है
बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, वो हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्लासेस लगाई है किसकी, जो कॉस्ट को मैनेज करने की टेक्निक्स होती है। कुल 5 टाइप की टेक्निक्स को हमने डिटेल में समझा था। ठीक है, आई होप जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस लेते हैं उनको कोई डाउट नहीं होगा। इनको मैं यही बोलूँगी कि साथ साथ में रिवीजन करते रहिए और जो प्रैक्टिस MCQs हैं वो भी लगाते रहिए, जिससे आप जो पीछे का है वो भूलोगे नहीं। ओके ना, ठीक है। तो हमारी जो कॉस्ट मैनेजमेंट सेकेंड चैप्टर है वो हमने कवर अप कर लिया। अब हमने स्टार्ट किया है, अभी जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जो कि है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने कल बात की थी, कुछ बेसिक्स की हमने जाना ना क्या होता है मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ये हमने समझा था। ठीक है, बट सॉरी टू से आई थिंक कल की क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था वॉइस ओवर का, राइट। तो इस वजह से मे भी जब हमने स्टार्ट किया था क्या, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, तब शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम फिर से स्टार्टिंग से बात करेंगे किसकी, जो आपके टाइप्स हैं किसके, स्टैंडर्ड कॉस्ट के, उनकी। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से अगेन सॉरी कि आपको अच्छे से क्लास में थोड़ा सा आप समझ नहीं पाए। ठीक है, तो उसको आज हम आज की क्लास में अच्छे से समझेंगे और फिर आगे पूरा जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सभी जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे क्लास को। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या करना है, इतने एफर्ट्स किए जाते हैं आपके लिए, तो आपको क्या देना है, बस एज ए अपीयरेंस अपना अटेंडेंस देना है कि हाँ मैम हम क्लास ले रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। तो लाइक बटन को आप ज़रूर प्रेस कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, लेक्चर अच्छा लगे तो। ठीक है, तो चलिए आज हम अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बोलो, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। बात करें जो मानक हैं उनके प्रकारों की या टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स की, तो देखिए द फंडामेंटल बेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। जो मानक लागत का मूल आधार है वो क्या है, स्टैंडर्ड्स का मेजरमेंट करना। हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड क्या होता है कि एक फर्म में, एक कंपनी में जो भी क्या होती है, जितनी भी कॉस्ट आती है, चाहे लेबर की, चाहे मटेरियल की, चाहे मशीन टाइम की, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट को जब हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यानी कॉस्ट का प्रमाप डिसाइड करना, कॉस्ट को स्टैंडर्डाइज करना। ठीक है, स्टैंडर्डाइज करना, उसको एस्टिमेट करना। ठीक है, तो इसका आधार क्या है, इसका आधार है कि हम किस तरीके से कॉस्ट को प्री डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, पूर्व निर्धारण करेंगे किसका, लागत का, है ना। इतना सबको समझ में आ गया था आई थिंक। ठीक है, इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन बी अटेन्ड ओनली व्हेन प्रॉपर ऑब्जेक्टिव एंड फिजिबल स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड। और जो ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वो कब फुलफिल होता है, जब जो आपके स्टैंडर्ड बनाए जा रहे हैं वो क्या हो, वो बिल्कुल प्रॉपर हो और वो उद्देश्यात्मक हो। मतलब ऐसे ही नहीं कि कुछ भी हमने एस्टिमेट कर दिया, वो उनका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसके बेस पे हम स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे। ठीक है, और साथ में वो फिजिबल भी होने चाहिए। कहने का मतलब वो प्रैक्टिकल में भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कॉस्ट हमारी एस्टिमेट मतलब कॉस्ट और कुछ होगी और हम हवा में कॉस्ट डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिबल होना चाहिए, व्यवहार्य मानक तय किए जाने चाहिए। ठीक है, तो द स्टैंडर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में क्या करे हैं, डिवाइड करे हैं। कौन कौन सा, एक है बेसिक स्टैंडर्ड और एक है करंट स्टैंडर्ड। कल की क्लास में हमने बात की थी, हालांकि अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है किसी को तो बताइए मुझे लाइव चैट में कि क्या होता है बेसिक स्टैंडर्ड। ठीक है, नाम से आपको समझना है किसको, बेसिक स्टैंडर्ड को। यानी बेसिक डेटा के बेस पे जब हम हमारी जो करंट ईयर की कॉस्ट है उसको जब एस्टिमेट करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं, तो उसे ही हम बोलेंगे बेसिक स्टैंडर्ड या बोल दो बुनियादी मानक। ये हमने समझा था, राइट। तो चलिए अगेन वी विल रिपीट कि
जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल या फिर स्टैटिक और फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं। स्थिर या प्रारंभिक या फिर स्थिर मानक भी बोले जा सकता है, ठीक है। दीज स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ सम बेस ईयर। ये जो स्टैंडर्ड है वो किस पे बेस होते, किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, बेस ईयर के बेस पे बनाए जाएंगे। एंड आर डिटरमाइंड एज अ बेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए क्या किए जाएंगे, डिटरमाइन किए जाएंगे, निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। दो दीज स्टैंडर्ड्स कैन बी यूजफुल इन स्टडीइंग द ट्रेंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन अ लॉन्ग पीरियड। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ये मानक लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म पीरियड में जो मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माण लागत है, उसकी ट्रेंड का अध्ययन कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रही है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसको बनाने में जो लागत आ रही है उसको अच्छे से एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। But they cannot serve as an effective tool for measuring efficiency and controlling the cost due to continuous change in techniques, prices and business conditions। लेकिन ये जो cost है ना, मतलब जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं उनमें जो बोल सकते हैं करंट में जो चेंजेस आते हैं, लाइक तकनीक में, टेक्निक में, या फिर प्राइसेस में, या फिर बिजनेस कंडीशंस में जो होने वाले चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं, उनको एफिशिएंसी के साथ जो मेज़र करना है और जो कॉस्ट को कंट्रोल करना है, उसके लिए ये जो बेसिक स्टैंडर्ड है, बेसिक स्टैंडर्ड ये एक प्रभावी उपकरण के रूप में, यानी इफ़ेक्टिव टूल के रूप में यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर, बेस ईयर के बेस पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। बट अगर करंट ईयर में कुछ और सिचुएशन है, ठीक है, प्राइजेस चेंज हो रहे हैं या फिर बिजनेस कंडीशंस चेंज हो रही है, तो हम जो अनुमान लगाएंगे वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो प्रीवियस ईयर, बेस ईयर के बेस पे क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है। Moreover, variances calculated on the basis of basic standards do not reflect the correct picture। और बेसिक स्टैंडर्ड के बेस पे जो हम वेरिएंसेस, आगे बताऊंगी वेरिएंसेस क्या होता है, बाकी कल की क्लास में भी मैंने बताया था, आगे फिर से डिस्कस करेंगे। तो जो हम वेरिएंस है वो डिसाइड करते हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, क्या होंगे वेरिएंस, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी और जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उनका जो डिफरेंस होगा उसे ही हम बोलेंगे वेरिएंस, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था, हमने ये अनुमान लगाया है कि एक पेन को बनाने में 8 रुपये की लागत आएगी, लेकिन अगर आ रही है 9 रुपये की लागत, तो जो 1 रुपये है वो क्या है, वेरिएंस है। और कौन सा वेरिएंस होगा, नेगेटिव वेरिएंस, ठीक है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, भिन्नता आ रही है, वेरिएंस आ रहा है, ठीक है। तो जो बेसिक स्टैंडर्ड के बेस पे वेरिएंस डिसाइड किए जाते हैं ना, वो भी उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको कुल मिला के ध्यान में रखना है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड है उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर, बेस ईयर के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट है करंट ईयर की, स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट किए जाते हैं, अनुमान लगाया जाता है। क्लियर है सभी को व्हाट इज़ बेसिक स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं करंट स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। एक हमने देख लिया बेसिक स्टैंडर्ड्स, अब नाम से समझिए करंट स्टैंडर्ड्स, यानी जो करंट बेसिस पे, करंट ईयर के अकॉर्डिंग जो हम एस्टिमेट करेंगे, स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, उसे ही हम बोलेंगे करंट स्टैंडर्ड्स, राइट। तो देखिए यहाँ पे, करंट स्टैंडर्ड्स आर एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट कंडीशंस, यानी ये जो वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर क्या किए जाएंगे, एस्टेब्लिश किए जाएंगे, एंड आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस, और साथ में बदलती परिस्थितियों के अनुसार मॉडिफाई भी किए जा सकेंगे, संशोधित भी किए जा सकेंगे, उन्हें ही हम बोलेंगे करंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर एस्टेब्लिश किए जाएंगे और जिन्हें मॉडिफाई भी किया जाएगा जो करंट कंडीशंस होंगी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो करंट स्टैंडर्ड्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। These standards may be of the following 3 types, ठीक है। कौन कौन से, पहला है आइडल स्टैंडर्ड, आदर्श मानक, ठीक है, फिर दूसरा है एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, अपेक्षित मानक, और तीसरा है नॉर्मल स्टैंडर्ड, सामान्य मानक,
तीनों को एक एक करके समझेंगे, क्या होता है आइडल स्टैंडर्ड, क्या होता है एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड और क्या होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडल स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में बताया था मैंने, लेकिन अगर नहीं आया स्टूडेंट्स को समझ में तो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ आइडल स्टैंडर्ड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक आदर्श, एक आइडल स्टैंडर्ड। इसमें हम क्या करेंगे, आइडल स्टैंडर्ड में जितने भी स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाएंगे, कॉस्ट एस्टिमेट की जाएगी, उसमें हम पॉजिटिव, यानी हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा कि एवरी सिचुएशन, चाहे वो लेबर की हो, ठीक है। उसके अलावा जो वेस्टेज कम से कम होगा, ठीक है। लेबर की इफ़िशियंसी ज़्यादा से ज़्यादा होगी और जो प्राइसेस हैं वो भी मिनिमम होंगे। मतलब हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जब स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, कॉस्ट को प्री डिटरमाइन करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं आइडल स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। आइडल स्टैंडर्ड इज़ बेस्ड ऑन वर्किंग अंडर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। मतलब हम ये देखेंगे कि जो भी कंडीशन है, जो भी स्थिति है वो क्या है, बिल्कुल हमारे फेवर में है, फेवरेबल है एंड हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी। और जो योग्यता है फर्म की वो क्या है, हाई लेवल पे है, उच्च स्तर की दक्षता के तहत हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को डिसाइड करेंगे, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड इज़ फिक्स्ड ऑन द अजम्पशन दैट ऑल कंडीशन आर फेवरेबल। इसमें ये मान्यता लेके चली जाएगी कि जितनी भी स्थिति है, हर एक स्थिति क्या है, अनुकूल है, फेवरेबल है एंड द मैनेजमेंट इज़ एट इट्स बेस्ट पोजीशन। और जो मैनेजमेंट है वो भी क्या है, बेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम्ड, इसमें ये भी अज्यूम किया जाएगा दैट प्राइस ऑफ मटेरियल विल बी लोएस्ट, यानी जो कीमत है कच्चे माल की, जिससे हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके तैयार करते हैं अपने प्रोडक्ट को, उसकी प्राइस क्या है, एकदम मिनिमम है, ठीक है। और साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना जो काम है वो बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। और जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो भी क्या हो रहे हैं, विल बी इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। अधिकतम दक्षता के आधार पर जो उपरिव्यय हैं वो भी क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें कहने का मतलब पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ, एवरी कंडीशन इज़ क्या है, फेवरेबल, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। उस बेसिस पे जब कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाएगा, स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाएगा, तो उसे ही हम बोलेंगे आइडल स्टैंडर्ड। नाम से याद रखना है, आइडल मीन्स पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाएंगे उसे ही हम बोलेंगे आइडल स्टैंडर्ड, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, कौन सा, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड की। चलिए देखते हैं। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, अपेक्षित मानक क्या हो गए, दिस स्टैंडर्ड इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कंडीशन। इसमें क्या होता है कि हम कंडीशन को एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी फर्म यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और इस टाइप की जो कंडीशन है वो क्या रहेगी, होने वाली है। हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। मतलब क्या इसका, इट मीन्स द स्टैंडर्ड विच कैन बी अचीव्ड ड्यूरिंग सर्टेन बजट पीरियड। ऐसे मानक जो एक निश्चित बजट अवधि के दौरान प्राप्त किया जाता है, जो बजट पीरियड है उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है वो प्राप्त किए जाएंगे। जैसे हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज अटेनेबल और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड। इसे हम क्या बोल सकते हैं, अटेनेबल यानी प्राप्य, या फिर प्रैक्टिकल व्यवहारिक मानक के रूप में भी इसे जाना जा सकता है, ओके। इन सेटिंग अप दिस स्टैंडर्ड अ रीजनेबल अलाउंस इज मेड फॉर नॉर्मल वेस्टेज and due consideration is given to expected condition of work and plant। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो प्लांट की जो कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, वर्क हमारा कैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड को डिसाइड करेंगे, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड इज़ कंसिडर्ड
टू बी मोर रियलिस्टिक। ये जो स्टैंडर्ड है ना अपेक्षित मानक, ये क्या है, सबसे ज़्यादा यथार्थवादी है, रियलिस्टिक है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटीज़। ये किस पे बेस्ड है? ये वास्तविकताओं पर आधारित है। एंड एक्सपेक्टेड कंडीशंस, कहने का मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो एक्सपेक्ट करते हैं हम कि ये कंडीशंस होनी चाहिए, उसके बेस पे हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, और जो एक्सपेक्ट करते हैं उसको रियल लाइफ में हमें क्या करना होता है, रियल में वहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाना होता है फर्म के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। ओके, हाउएवर द इम्पोर्टेंट लिमिटेशन इज दैट दीज स्टैंडर्ड्स आर शॉर्ट टर्म एंड रिक्वायर कॉन्स्टेंट रिवीजन। लेकिन इसकी कमी ये है कि ये अल्पकालिक में ज़्यादा, शॉर्ट टर्म पीरियड में ज़्यादा यूजेबल होते हैं, और इनमें ना बार बार क्या करने की ज़रूरत होती है, इनको मॉडिफाई करने की भी ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है? अब देख लीजिए, कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती है, ठीक है, प्राइस चेंज होंगे, बिजनेस कंडीशंस चेंज होंगी, ठीक है। अब हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है जो हमने एक्सपेक्ट किया उसके विपरीत उसके अलग कंडीशंस बन जाए, है ना। तो उसमें हमें शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, ये हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है, और इसे बार बार हमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। बात की हमने किसकी, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड की। आई होप अपेक्षित मानक क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें, जो थर्ड टाइप जो हमारा बचा है वो कौन सा है, बोलो। ये है नॉर्मल स्टैंडर्ड। अब ये सामान्य मानक है, इसका क्या मतलब होगा, नॉर्मल स्टैंडर्ड इज़ वन विच इज़ नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो। ये ना तो बहुत ज़्यादा अधिक होगा और ना ही बहुत ज़्यादा कम होगा, मतलब नॉर्मल होगा, नाम से ही समझो, ठीक है, नॉर्मल होगा। इज़ एस्टेब्लिश्ड कीपिंग इन व्यू द सीजनल एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, ठीक है। ये ना तो ज़्यादा अधिक होगा ना ज़्यादा कम होगा, और मौसमी और चक्रीय उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया जाएगा। जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये जो स्टैंडर्ड है वो बनाया जाएगा, ठीक है। 5 years कवरिंग 1 ट्रेड साइकिल, हमें पता है कि एक व्यापार चक्र को कवर करते हुए, यानी 5 साल में एक जो व्यापार चक्र होता है उसको कवर करते हुए ये स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे, ठीक है। कौन से, नॉर्मल स्टैंडर्ड। These standards can be useful from the view of long time। ये लॉन्ग टाइम के लिए क्या रह सकते हैं, यूज़फुल रहते हैं ये वाली जो स्टैंडर्ड हैं। से टर्म प्लानिंग एंड डिसीजंस बट हैव लिमिटेड यूटिलिटी फ्रॉम द व्यू ऑफ इफ़िशियंसी। लेकिन योग्यता की दृष्टि से ये क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मेजरमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल अंडर प्रीवेलिंग कंडीशंस। देखिए ये जो मानक है ये लंबे समय के दृष्टिकोण से तो क्या होते हैं, उपयोगी हो सकते हैं, जैसे कि टर्म प्लानिंग हो गई और निर्णय लेने हो गए, ठीक है। लेकिन जो करंट सिचुएशंस होती हैं उसमें जो एफिशिएंसी है और जो कॉस्ट कंट्रोल है उसके लिए इनकी जो उपयोगिता है वो क्या है, लिमिटेड रहती है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्मल स्टैंडर्ड। तो कुल मिला के हमने तीनों स्टैंडर्ड की बात की है। आइडल स्टैंडर्ड जिसमें क्या होगा, ऑल थिंग्स आर फेवरेबल, ठीक है। दूसरा एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड जिसमें एक्सपेक्टेशन के बेस पे कंडीशंस को एक्वायर करके उसके बाद में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जाएगा, उसे बोलेंगे एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आफ्टर दैट हमने देखा कौन सा, नॉर्मल स्टैंडर्ड, जो लॉन्ग टर्म सिचुएशन को देखते हुए जो फ्लक्चुएशन साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाएंगे, जो लॉन्ग टर्म की दृष्टि से उपयोगी होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेंगे। तो तीनों जो टाइप्स हैं उनकी हमने देख लिया है कि किस तरीके से ये यूज़फुल है, और इनकी कुछ लिमिटेशन भी हमने देख ली है। तो कभी कभी असर्शन रीज़न में से क्वेश्चन बन जाते हैं इस टाइप के, तो आपको इनके क्या टास्क है, मतलब किस तरीके से इनको डिसाइड किया जाता है वो ध्यान रखना है, और ये यूज़फुल किस तरीके से है और इनकी लिमिटेशन क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। आप थोड़ा सा इनको याद कर लोगे तो अच्छे से डिटेल में
आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों टाइप्स को आपको ध्यान में रखना है। आई होप क्लियर है सभी को अच्छे से। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो देख लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये एडवांटेजेस है, लाभ है किसके, स्टैंडर्ड कॉस्ट को मापने के, मतलब कि हमें क्यों बनाना चाहिए, प्रमाप क्यों निर्धारित करनी चाहिए, कॉस्ट को एस्टिमेट क्यों करना चाहिए, उसके कुछ लाभ है जो कि कौन कौन से हैं, लेट्स सी। पहला है मानक लागत के लाभों में कॉस्ट कंट्रोल। जाहिर सी बात है, जब हम पहले से एस्टिमेट कर लेंगे कॉस्ट को, उस बेसिस पे हम लागत को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट मैनेजर टूल। ये क्या है, ये एक प्रबंधकीय उपकरण है। किस तरीके से, मान लीजिए आपने पहले से प्री डिटरमाइन कर लिया एक स्टैंडर्ड को कि इतनी हमारी कॉस्ट आएगी, और उसके बाद आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, तो उनमें जो भी वेरिएंसेस होते हैं उनको आपस में फिर आप क्या करते हो, रीज़न पता करते हो कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर कोई गलती कहीं पे होती है, कुछ इश्यूज होते हैं, तो उनको फिर क्या किया जाता है, उनको रेक्टिफाई किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो ये एक काम करता है एज अ प्रबंधकीय यंत्र, एज अ मैनेजर टूल के रूप में जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोटिवेशन। इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम क्या करें, अपनी कॉस्ट को कम से कम करें, लागत कम से कम लगाएं, क्योंकि हमें एक्चुअल कॉस्ट के बारे में जानकारी हो जाती है। मतलब स्टैंडर्ड के बेस पे जब एक्चुअल कॉस्ट निकल के आती है तो हमें ये जानकारी हो जाती है कि हमने कॉस्ट को कंट्रोल किया भी है या नहीं किया है। तो अगर हम करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और नहीं करते तो फिर हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के उपाय ढूंढने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट ऑपरेशन, कुशल संचालन। ऑफ कोर्स अगर कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तो जो ऑपरेशन है वो भी क्या होगा, एफिशिएंटली होगा, कम से कम कॉस्ट आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। ठीक है, एफिशिएंसी रहेगी तो जो ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या रहेगा, कुशल संचालन होगा, सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ का। ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कहने का मतलब अपवाद द्वारा प्रबंधन। क्या मतलब है इसका, टॉप मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट और नीड बिकम्स लेस, कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना उसकी आवश्यकता थोड़ी, मतलब उसकी माथापच्ची थोड़ी कम हो जाती है। क्यों, पहले से कॉस्ट को एस्टिमेट कर लिया, एक्चुअल कॉस्ट आएगी, रिजल्ट आपके सामने होगा, और उसके जो कारण है वो आपके सामने होंगे कि क्यों कम आई है, क्यों ज़्यादा आई है। ठीक है, तो इससे जो टॉप मैनेजमेंट है उसको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी सुपरवाइज़र के साथ या फिर लेबर्स के साथ, है ना, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो तो सामने होगा। ठीक है, कि आखिर कॉस्ट कम क्यों नहीं आई है या फिर आई है। तो ठीक है, तो इससे जो टॉप मैनेजमेंट है उसका काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, किसके बेसिस पे, स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिसाइड करने के बेसिस पे। ठीक है, आफ्टर दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, निर्णय लेने में मदद करेगा कि हमें इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने कॉस्ट को एस्टिमेट किया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इतनी हमारी कॉस्ट आ जाएगी, उस बेसिस पे देखेंगे कि भाई हमारे पास इतनी कैपिटल है या नहीं, कि हमारी लागत इतनी आएगी तो क्या हमें इतना जो रेवेन्यू है वो मिल पाएगा या नहीं, प्रॉफिट कितना हो पाएगा। इन सब के जो भी डिसीजन लेने होंगे उनमें भी ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है, निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक एक पॉइंट समझाया है मैंने, आई होप सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, प्रैक्टिकली लेके देखो कि ऑफ कोर्स एफिशिएंसी अच्छे से हो पाएगी, टॉप मैनेजमेंट का काम कम होगा। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से डिसीज़न लेने पाएंगे। ठीक है, ये सारे तो होंगे ही होंगे, क्यों, क्योंकि हमने पहले से कॉस्ट को एस्टिमेट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कुछ लिमिटेशन भी, अब अपने एडवांटेज देख लिए तो थोड़ी लिमिटेशन की भी बात कर ली जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमियां हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रमाप मानकों की। ओके, लेट्स सी।
तो देखिए मानक लागत की सीमाएं, ठीक है। पहला क्या है, डिफ़िकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड। सबसे ज़्यादा तो काम ही यही है कि मानकों को तय करना। इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो उठानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेना। मान लो हमने बोल दिया पेन बनाने में 8 रुपये लगेंगे, अब ये क्या फिक्स है कि 8 ही लगेंगे, ठीक है। इसको डिसाइड करने में भी कितने फैक्टर्स को हम मापते हैं, उसके बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इतनी कॉस्ट आएगी, कि कच्चे माल कितने का आएगा, लेबर कितने के लगेंगे, मशीन की कॉस्ट क्या रहेगी। सब चीज़ों को मेज़र करने के बाद हमें कॉस्ट को एस्टिमेट करना होता है। तो ये क्या है, एक कठिनाई वाला काम होता है, ठीक है। फिर है रिगिडिटी, कठोरता, ठीक है। थोड़ी सी रिगिडिटी भी बनी रहती है, क्यों, क्योंकि मतलब आपको जो डिसीजंस लेने होते हैं वो बिल्कुल एकदम हार्ड वर्क करके लेना पड़ता है, ठीक है, जिसमें रिगिडिटी रहती है, ओके। फिर है एक्सपेंसिव, ये क्या होता है, महंगा, कि भई आपको मतलब एक तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आप मैन्युफैक्चरिंग करें, आपकी कॉस्ट आएगी। अब कॉस्ट को एस्टिमेट करने में भी आपकी कॉस्ट आएगी, क्यों, आप एडवाइज़र की मतलब कोई भी जो एडवाइज़र होगा उसकी सलाह लोगे, ठीक है। जो भी आप एस्टिमेट करोगे उसमें टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, ओके। फिर नेक्स्ट है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लघु उद्योग हो गए, उनके लिए ये क्या है, इम्प्रैक्टिकल है। उनके लिए ये एस्टिमेट करना कि पहले से कॉस्ट क्या आएगी, स्टैंडर्ड डिसाइड करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है, और ज़रूरी नहीं कि वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को करने पाए। उनके लिए ये क्या है, ये इम्प्रैक्टिकल थिंग हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन बजटरी कंट्रोल, मतलब बजटरी कंट्रोल हमने देखा क्या, पहले हम बजट बनाते हैं, ठीक है। बजट के बेस पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको फिर कंट्रोल किया जाता है कि हमने जो बजट बनाया उसके अकॉर्डिंग ही सारी जो एक्टिविटीज़ है वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है, ठीक है, तो फिर क्योंकि हम बजट के बेस पे जो बजटरी कंट्रोल होता है उसके बेस पे ही हम कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे। तो अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो जो आपने एस्टिमेट किया है कॉस्ट को उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बेस होता है किस पे, जो बजटरी कंट्रोल है उस पे बेस होता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी लिमिटेशन है इसकी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, एक्सपेंसिव होता है, बेस्ड होता है बजटरी कंट्रोल पे, साथ में कठिनाई होती है इसका मापने में, इसको डिसाइड करने में, ये सारी इसकी कुछ कमियां हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट की। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि एक फर्म को अगर एस्टिमेट कर लेता है कि कितनी कॉस्ट आएगी तो उसके लिए ये क्या रहता है, इफ़ेक्टिव रहता है। क्यों, क्योंकि इससे क्या किया जा सकता है, बहुत सारे डिसीजंस लिए जा सकते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने पढ़ा है। अब हम बात करेंगे किसकी, बोलो, वेरिएंस की, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, वैसे मैंने बता दिया है, क्या बोला मैंने कि डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल कॉस्ट। यही बात की थी हमने कि जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की है, ठीक है, और जो रियल में एक्चुअल कॉस्ट आएगी, उन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसे हम जानेंगे कॉस्ट ऑफ वेरिएंस के नाम से, ओके, बोलेंगे जिसे लागतों में भिन्नता, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कॉस्ट ऑफ वेरिएंस क्या होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक तो फेवरेबल वेरिएंस और एक अनफेवरेबल। मैंने बोला था पॉजिटिव नेगेटिव, वही बात है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल कब होगा, जब जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कम आई है, किससे, स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तब तो जो फेवरेबल है वो कॉस्ट आएगी, फेवरेबल वेरिएंस आएगा, सॉरी। कैसे, अगर हमने डिसाइड किया कि 8 रुपये का पेन बनेगा एक, और पेन बन रहा है 7 रुपये का, तो जो 1 रुपये का वेरिएंस आया है वो कौन सा है, वो फेवरेबल वेरिएंस है। क्यों, क्योंकि जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कम आई है, किससे, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उससे, ठीक है। और दूसरा कौन सा टाइप है, अनफेवरेबल वेरिएंस। अनफेवरेबल वेरिएंस किसे कहेंगे, ऑपोजिट, यानी हमने सोचा, हमने एस्टिमेट किया है स्टैंडर्ड कॉस्ट कि 8 रुपये का हमारा पेन होगा, पेन हमारा आया है 9 रुपये का। जब एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा होगी, एक्चुअल कॉस्ट इज़ मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो उसे हम बोलेंगे अनफेवरेबल वेरिएंस, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्या होता है वेरिएंस और कितने टाइप का होता है, फेवरेबल वेरिएंस और अनफेवरेबल वेरिएंस।
एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, पेन का या कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बात की है किसकी, चलिए जल्दी से ब्रीफ में क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया है, बताइए। मैम, हमने पढ़ना शुरू किया अबाउट स्टैंडर्ड कोस्टिंग। हमने जाना क्या होती है स्टैंडर्ड कोस्टिंग, ठीक है। उसके बाद में देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की क्यों ज़रूरत होती है स्टैंडर्ड कोस्टिंग की, ठीक है। उसके फीचर्स देखिए, उसकी विशेषताएं देखिए। उसके बाद में हमने टाइप्स देखे, टाइप्स के नाम पे दो होते हैं, एक होता है बेसिक स्टैंडर्ड, एक होता है करंट स्टैंडर्ड। वी नो बेसिक स्टैंडर्ड जो बेस ईयर के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा, फिर करंट स्टैंडर्ड जो करंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा, जिसमें हमने 3 तरीके के टाइप्स देखे। एक आपका आइडल स्टैंडर्ड, जिसमें जो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सारी कंडीशन फेवरेबल होगी। दूसरा हमने देखा एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, जिसमें एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रियल में स्टैंडर्ड को जब मेज़र किया जाएगा उसे बोलेंगे एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। उसके बाद हमने देखा नॉर्मल स्टैंडर्ड, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जब स्टैंडर्ड है उनको बनाया जाता है उसे हम बोलेंगे नॉर्मल स्टैंडर्ड। इन तीनों टाइप्स को हमने अच्छे से देखा था। उसके बाद हमने बात की थी किसकी, एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग, ठीक है। क्या क्या लाभ होते हैं किसके, जो प्रमाप मानक है उसके। फिर हमने देखे थे लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग, क्या क्या सीमाएं होती है किसकी, प्रमाप मानकों की, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग का टॉपिक है वो पूरा का पूरा हमने समअप कर लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की वेरिएंसेस क्या होते हैं, तो हमने देखा कि जो एक्चुअल कॉस्ट और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उनमें जो डिफरेंस आएगा उसे हम बोलेंगे लागतों में भिन्नता या फिर कॉस्ट ऑफ वेरिएंस। ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से, एक होता है फेवरेबल और दूसरा होता है अनफेवरेबल। बात की फेवरेबल की, जब एक्चुअल कॉस्ट कम होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट से तो होता है फेवरेबल वेरिएंस, और अगर एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट से तो होता है अनफेवरेबल वेरिएंस। एग्जाम्पल पेन का 8, 7, 8, 9, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है कौन सा, कि जो वेरिएंसेस हैं उनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, कंप्यूट कैसे किया जाएगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इसमें जो 3 टाइप के होते हैं आपके, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इनके हम फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वेरिएंसेस को कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसकी चर्चा हम जो हमारा अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर है कौन सा होगा, लेक्चर नंबर 86, उसमें करेंगे, ठीक है। और उसके साथ फॉर्मूला के बेस पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो सम्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो मैं आपको कराऊंगी, MCQ क्वेश्चंस जो आपके वेरिएंस से रिलेटेड होने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत बार ये देखिए, ये जो वेरिएंसेस का कंप्यूटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसमें से फॉर्मूलाज पूछ लिए जाते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं कौन सा फॉर्मूला किसका है, या फिर आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के दे देता है जिसमें भी आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली उसको सॉल्व करने पाओगे, ठीक है। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, सभी को लेनी है। आज की क्लास पहले लगाएंगे, फिर कल की क्लास को भी ज़रूर से लगाना ही है, ठीक है, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप सभी को जो मैंने पढ़ाया है अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर योर फीडबैक। ये टाइम है आपका फीडबैक देने का। सबसे पहले अपीयरेंस एज अ अटेंडेंस लाइक बटन को प्रेस करके दे देंगे। उसके बाद में अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, अच्छा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको फॉलो करना, ज्वाइन करना नहीं भूलना। ओके स्टूडेंट्स, और जिन्होंने अगर जिनके बीच में कुछ छूट गई है, ठीक है, या फिर
फिर क्लासेस लेक्चर्स बीच में नहीं लेने पाए हैं तो मैं बोलूँगी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके फिलर फॉर्म आप चैनल खोलोगे, फिर प्लेलिस्ट में जाओगे, कॉमर्स सर्च करोगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी क्लासेस। तो जो भी छुट्टी है वो आप वहाँ से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। और साथ में जो करंट में चल रही है उसको लगाना है और जो पीछे हो चुकी है उनका रिवीजन करते रहना है और प्रैक्टिस एमसीक्यूज करते जाना है। इस तरीके से अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को स्ट्रांगफुली करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी ये फिलर फॉर्म की वेबसाइट है जहाँ पे डेली क्लास के बेस पे जो भी क्लास होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो नोट्स हैं वो एज अ PDF प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो और सीक्वेंस वाइज अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हो। फिर आपको बार बार लेक्चर ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लेक्चर के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाओ और नोट्स के साथ साथ ही जो PDF आपको मिलता है उसको कलेक्ट करके रखो, नोट्स पढ़ो, जो PDF में नोट्स हैं उनको पढ़ो तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और एग्ज़ाम के लिए रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी और भी कोई क्वेरी डाउट हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप पूछ सकते हो, ओके। बाकी टेलीग्राम चैनल भी है मेरा साक्षी गोस्वामी नेम से, जहाँ पे भी कोई भी क्वेरी डाउट आपको पूछना हो आप पूछ सकते हो, ओके। चलिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, बाय, टेक केयर।